नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ टेस्ट मैन एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। यह दोस्तों 3 जुलाई 2023 को सीआरपीएफ टेस्ट मैन का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। साथ में दोस्तों सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा, जो कि जिनका भी आने वाले शिफ्टों में या फिर आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा ये वीडियो, ठीक है। बाकी दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है डायरेक्टली आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए भी आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके ज़रूर बताएँ। ऑल शिफ्ट का वीडियो लेके आएँगे, उसमें सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके एक बार जय हिंद ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। 2021 में नीना गुप्ता को कौन सा अवार्ड दिया गया था? 2021 में नीना गुप्ता को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो रामानुजन पुरस्कार 2021 में इनको दिया गया था। तो रामानुजन पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन सा शहर बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो सीरी शहर या फिर लोकप्रिय रूप से सीरी किले के रूप में जाना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से शहर की रक्षा के लिए निर्माण करवाया था। सीरी किला जो कि 1303 ईस्वी के आसपास निर्मित मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा था। जहां पना में 13 द्वार हैं और सीरी में 7 द्वार हैं, इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 जिनका जन्म जो कि 13 तक ये माना जाते हैं इनका राज्य चला था, जिनका जन्म अली गुरशम्स के नाम से भी हुआ था। खिलजी वंश के सम्राट थे ये। वह दिल्ली का 13वां सुल्तान था और जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं तो अलाउद्दीन ने विभिन्न प्रकार के बाजार वस्तुओं के लिए मूल्य नियंत्रण उपायों को लागू किया था। उन्होंने कई जो कि प्रशासनिक और राजस्व सुधार भी किए थे। अलाउद्दीन ने गुजरात में जो कि 1299 में आक्रमण किया और 1304 में कब्जा कर लिया। जैसलमेर में जो कि 1299 में, रणथंभौर में 1301 में और चित्तौड़ में 1303 में, मालवा में 1305 में, सिवान जो कि 1308 और जालोर में 1311 के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, आगे वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। वहीं बात करते हैं मंगोलों के खिलाफ सफलतापूर्वक अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले सैन्य कमांडरों में जफर खान, उल्गू खां और उनके गुलाम जनरल मलिक काफूर शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ताजमहल को जो कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे ने बोला था कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो 1648 में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन कई बच्चे हमें बताएं दोस्तों कि ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, ये पूछा गया था। तो 1983 आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो ताजमहल के निर्माण का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और आगरा में 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हो गया था। अमानत खान जो कि सिराजी ताजमहल के सुलेखक थे, उनका नाम ताज के एक द्वार पर एक शिलालेख के अंत में आता है। कवि जो कि गयासुद्दीन ने मकबरे पर छंदों को डिजाइन किया था, जबकि तुर्की के इस्माइल खान जो कि अफरीदी जो कि गुंबद जो कि निर्माता थे या फिर निर्माण किए थे उन्होंने। वहीं बात करते हैं ताजमहल के डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। केंद्रीय जो कि गुंबद केंद्र में 187 फीट ऊंचा है। स्मारक के निर्माण के लिए सफ़ेद पत्थर और लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। तो इनको भी याद रखिएगा। दोस्तों एक प्रश्न और आया था कि अनुदैर्घ्य तरंग के जैसा कौन सा
भारतीय पठार या फिर पर्वत दिखाई देता है? तो आप कमेंट करके एक बार ऑप्शंस बताइएगा। हमने खोजने की कोशिश की, मिला नहीं दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या फिर 1993 भी इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान के भाग जो कि 4 में पंचायती राज की जो कि प्रस्तावना है, जिसे 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1958 द्वारा प्रशासन की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद में विभाजित किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो मेहता की रिपोर्ट भारत में प्रशासन के लोकतांत्रिक जो कि विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। भारत में लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था और फिर हैदराबाद था। यानी भारत में पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य जो था दोस्तों वो राजस्थान था, दूसरे नंबर पे हैदराबाद था। जो बात करते हैं यहाँ पे संथानम समिति जो कि 1963 ने बलवंत राय समिति का अनुसरण किया। 1977 में अशोक मेहता समिति एक 13 सदस्यीय समिति ने बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय प्रणाली को कम करके द्विस्तरीय प्रणाली कर दिया था। वही बात करते हैं 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी यानी जदयू के तहत गठित LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। इसलिए हर वर्ष जो कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो बक्सर का युद्ध जो कि 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों यानी मीर कासिम और सुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ी थी। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। बात करते हैं दोस्तों तो बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, बंगाल में अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अंग्रेज बंगाल पर अपने अनुसार नवाबों को बैठाते थे। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था और उसके स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की कठपुतली था, लेकिन बाद में जब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की बात मानने से मना कर दिया, तब उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। मीर कासिम एक योग्य नवाब था, वह अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने कुछ समय बाद अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिस कारण अंग्रेज मीर कासिम से खफा हो गए थे और उन्होंने 1763 ईस्वी में मीर कासिम के स्थान पर फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों नवाब पद से हटाए जाने के बाद मीर कासिम अंग्रेज़ों के बीच अनेक स्थानों पर हड़प हुई, परंतु 1763 ईस्वी में पटना में हुई एक हत्याकांड में मीर कासिम ने अनेक अंग्रेज़ों को मौत की घाट उतार दिया था और अंततः मीर कासिम ने अवध में जाकर शरण ली। उस समय अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में ही शरण लिए हुए था। ठीक, तो इनको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन किराना घराने से संबंधित है? इनका ऑप्शंस नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड बता देते हैं। ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता देना। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अद्भुत कला के माहिर किराना घराना के संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खां के जो कि शागिर्द कम नहीं है। मोहम्मद रफ़ी हो या फिर सरस्वती राणे,
सवाई जो कि गंधर्व, भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, रोशन आरा बेगम, हीराबाई बांदोड़कर, इन सभी ने संगीत की कलाओं को इसी घराने से सीखा था। एक बार कमेंट करके बताना ऑप्शंस क्या थे। एक प्रश्न आया था कि किस राज्य की महिला साक्षरता सबसे अधिक है, तो केरल की सबसे अधिक मानी जाती है दोस्तों, और सबसे कम जो है बिहार राज्य की मानी जाती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर कथक की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश का है। एक बच्चे ने बोला कथक कल ही पूछा था, तो चलिए उसको भी बता दिया मैंने। दोनों में से आप कमेंट करके बताना और क्या था क्वेश्चन, या फिर दोनों था। कथकली किस राज्य का जो कि शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो कथकली जो है केरल का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं दोस्तों, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रुपये के मुद्दे और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यह मूल रूप से भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। यह मुद्रा स्फीति और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए भारत में मौद्रिक नीति की रणनीति बनाता है। आरबीआई के प्राथमिक कार्यों में शामिल है, जिसका मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मौद्रिक नीति तैयार करता है, लागू करता है और मॉनिटर भी करता है। वित्तीय प्रणाली के नियामक और जो कि पर्यवेक्षक भी माना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो विदेशी मुद्रा के प्रबंधक जो कि है, मुद्रा जारी करता भी है, भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक भी है। सर ओसबोर्न ए स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। उन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक राज्यपाल का पद संभाला था। श्री शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। उन्होंने 12 दिसंबर 2018 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाले हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 5 दिन में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NHAI। ठीक है, NHI आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1574 में अकबर ने मुनीम खान को किसके खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया था, तो इसका दोस्तों एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, लेकिन 1574 में अकबर ने मुनीम खान से रिलेटेड दिया था। इससे रिलेटेड सभी चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे कि 1574 में मुनीम खान को किसके खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया था, तो उन्होंने दाऊद खान के खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया था। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो मुगल सम्राट अकबर जो कि 1574 में अफगान प्रमुख दाऊद खान को कुचलने के लिए पटना आया था। अकबर के राज्य सचिव और N.A. अकबरी के लेखक पटना को कागज, पत्थर और कांच उद्योग के उत्कर्ष केंद्र के रूप में संदर्भित करते हैं। वह पटना में जो कि उगाए गए चावल के कई उपभेदों की उच्च गुणवत्ता को भी संदर्भित करता है, जो यूरोप में पटना चावल के रूप में प्रसिद्ध है। दाऊद खान जो कि कर्रानी शासनकाल इसका जो कि 1573 से 1576 था। सुलेमान खान कर्रानी का सबसे छोटा पुत्र था। अपने पिता के शासनकाल के दौरान उन्होंने 40,000 घुड़सवारों को जो कि 3,600 हाथियों, और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ठीक है 1,140,000 पैदल सेना और 20,000 तोपों की एक विशाल सेना की कमान संभाली थी, तो इसको याद रख लीजिएगा। बात करते हैं, उन्होंने भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। दाऊद शाह कर्रानी बंगाल की सल्तनत से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे शेरशाह होने और पूरे भारत को जीतने का सपना देखा करते थे। बात करते हैं दोस्तों, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में उनके पास एक दुर्जय यानी दुश्मन आया था, जिसका नाम अकबर महान के नाम से जाना जाता है। जब अकबर गुजरात में अपने युद्ध में व्यस्त था, तब दाऊद खान ने गाजीपुर के पास जमनिया पर आक्रमण किया था। बात करते हैं दोस्तों, तो अफगान सेना से जमानिया शहर को धराशायी कर दिया गया और जमानिया किले पर कब्जा कर लिया गया था। अकबर ने जौनपुर के गवर्नर मुनीब खान को दाऊद खान के खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया था। मुनीब खान पटना में दाऊद खान के प्रधानमंत्री लूडी खान से मिले और शांति से बस गए थे। वहीं बात करते हैं दोस्तों, समझौते से न तो अकबर खुश हुआ और न ही दाऊद खान। लूडी खान को बाद में दाऊद खान ने मौत की सज़ा दी थी।
1573 में मुनीम खान को बिहार पर हमला किया, जिसने दाऊद कर्रानी को पीछे हटने और पटना में शरण लेने के लिए मजबूर किया था। दाऊद खान ने मुगल सेना के खिलाफ जो कि कटलू लोहानी, गुजर खान, कर्रानी और श्री हरि को भेजा था। बात करते हैं दोस्तों, तो मुनीर खान ने टोडरमल और मान सिंह के साथ हाजीपुर में पहला हमला किया था। एक भयंकर युद्ध के बाद अफगान जीत की कगार पर आ गए। फिर 1574 में अकबर आया और फिर हाजीपुर के पड़ोसी किले पर कब्जा कर लिया, जो अफगान सेना के लिए राशन का स्रोत था। अफगान एक संकट में पड़ गया और बंगाल वापस चले गए। मुनीम खान को गवर्नर नियुक्त करने के बाद अकबर राजधानी लौट आया। बिहार और बंगाल टोडरमल को भी उनकी सहायता के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो यही सब प्रश्न आ जाए थे सेकंड शिफ्ट के। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।